इंटरव्यू जो आपके होश ठिकाने लगा देगा। एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें अरविंद केजरीवाल के सारे काले कारनामे हैं। एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें केजरीवाल की 420 के सभी सबूत मौजूद हैं और एनआईए जांच को लेकर जिस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी और सारे एविडेंस एलजी को मुहैया करवाए, आज वो सत्य परख भारत के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और जनता के सवाल, आम आदमी के सवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया के खिलाफ। पूरा इंटरव्यू देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत और आज एक्सपोज होने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की सारी 420 सारे वो कुकर्म और अरविंद केजरीवाल ने आज तक जितना कुछ किया है और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कौन करने जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा, जो भारतीय लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और इनकी एक और पहचान है। इनकी पहचान है, इन्होंने पीएचडी की है अरविंद केजरीवाल पर और अरविंद केजरीवाल पर जो पीएचडी है वो कितनी अहम है, कितनी खास है, आज उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। और जो इन्होंने एक तरीके से लेटर बम फोड़ा है, यानी कि एलजी को जो लेटर लिखे हैं उसमें तमाम वो सबूत और वो साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें खालिस्तानी संगठनों के साथ अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से कहा जाए तो उनकी संलिप्तता, आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया है वो सारी चीजें उसमें मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो व्यक्ति जो गिरगिट है, और मुझे लगता है गिरगिट भी जिससे ट्यूशन लेता है, आखिर उसने ये फन, ये हुनर, ये फन कहाँ से सीखा है। सबसे पहले मुनीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य परख भारत में। मैं ज्यादा लाग लपेट नहीं करूंगा, मैं सीधे सपाट सवाल पूछूंगा। और आपने ये कर्ज कैसे दिखाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कोई बोलता है उस पर एक पूरा ट्रोल आर्मी, एक पूरी की पूरी कहा जाए तो एक पूरा गैंग उसके पीछे पड़ जाता है। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैंने लगातार जब अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करना शुरू किया तो साहब मेरे पीछे उनका, मैं यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैन हूँ, मुझे नहीं जाने देते। तो आपने करेज उठाया, आपने इतनी मेहनत की, या फिर आपको डरने लगता है क्या केजरीवाल एंड गैंग से? देखिए, जब हम लोग यानी कि आप जैसे मेरे जैसे लोग, साथी लोग जब आए थे, सुरजीत दासगुप्ता भी, तो अपन सब लोग एक आइडियलिज्म के तहत गए थे। मैं उस वक्त यूएसए में था 2010-11 में, एंड मैं वहाँ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था। आज भी वैसे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ मैं शिकागो में, लेकिन अभी हमने भारतीय लिबरल पार्टी के नाते फिर मैंने काफ़ी काम छोड़ के भारतीय राजनीति में सुधारों पे काम करना शुरू किया है। 2010 में मैं उस एक आइडियलिज्म के साथ आया था, और आइडियलिज्म के साथ आकर किसी प्रकल्प में, किसी संकल्प के साथ आप किसी चीज पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं, क्योंकि उस आइडियलिज्म के तहत आए थे, कन्विक्शन था दिमाग में, और मलाई खाने भी नहीं आए थे। ये नहीं था कि चलो कुछ हम यहाँ लूटने आए हैं किसी से। अपना देश, अपनी संस्कृति और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं अच्छा राजनीतिक तौर पे, क्योंकि मेरा पॉलिसी में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। मुझे लगता है पॉलिसीज अच्छी बनेगी, सिस्टम सुधरेगा। अपने देश में आध्यात्मिकता की कोई कमी नहीं है, बट जैसा कि कहा गया, करप्शन इज मोर ऑफ ए इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम रादर देन ए मोरल इश्यू। तो लगा कि करप्शन के खिलाफ एक अच्छा जो एक जनमत तैयार हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूट किया जाए। तो इसलिए जब विरोध करने का समय आया तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कन्विक्शंस थे दिमाग में। तो जैसे ही डेविएट होने लगे तो हमने कहा ठीक है, हम तो इसलिए नहीं आए थे, इसलिए इट वाज इजी फॉर मी। एंड उसके बाद भी एक कन्विक्शन था, इसलिए हमने विरोध किया, भरपूर विरोध किया। चंदाबंद सत्याग्रह, फिर एक वेब सीरीज बनाई हमने। और वैसे भी जब आम आदमी पार्टी को मैंने छोड़ा तो मैं उस वक्त बड़ी एक अच्छी सिचुएशन में था। अगर आप व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें, आई वॉज सिटिंग कंफर्टेबली विद इन द पार्टी, होल्डिंग गुड पोजिशंस। तो स्वर्णिम भविष्य, कोट अनकोट स्वर्णिम भविष्य बनाने का अच्छा मौका था, बट दैट वाज नॉट माय गोल। जी, अब मैं अगर दूसरा सवाल आपसे पूछूं
क्या आखिर क्या आपके पास कुछ सबूत है, या आपको कैसे लगता है? क्योंकि आपकी कुछ पिक्चरों को या फिर उस पिक्स को जो ट्विटर पे आपने डाला था, उसका इस्तेमाल कल भी मैंने किया और लगातार ट्विटर पे मैंने उसको टैग भी किया। सबूत तो है, लेकिन क्या ऐसे सबूत हैं जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि जिसमें सीधे तौर पर लगता है कि खालिस्तानियों से आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक मोटा फंड लिया, और इतना मोटा फंड लिया कि साहब आजकल वो जेल में है, और क्यों, अगर ऐसी जांच होती है तो उनका जेल में पड़े रहना रासुका और कोटा, या कहा जाए कि देश विरोधी गतिविधियों में उनका जेल में रहना बिल्कुल तय है। सीधी सपाट बात कर रहा हूँ। श्रीकांत जी, जब ये यूएसए आए 7 दिसंबर 2014 को, और ये सारी चीजें अब मीडिया में हैं तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन 7 दिसंबर 2014 को जब अरविंद पार्टी बनने के बाद पहली बार यूएसए आए, तो मैं उस टोटल जो उनका आइटिनरी था, उनका जो पूरा प्रोजेक्ट था आने का, विजिट का, उस पर आई वॉज कीनली इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि मैं शिकागो में था उस वक्त। मैं 2 दिन पहले न्यूयॉर्क आ गया था। जब गुरुद्वारे गए, रिचमंड हिल से रिक्वेस्ट आई, तो रिचमंड हिल गुरुद्वारे गए तो वहां पे क्लोज डोर मीटिंग हुई थी जिसका मैं हिस्सा नहीं था। और जब रात को होटल में वापस आए, जो हमारी एक लास्ट मीटिंग थी उस दिन की, वो थी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के साथ, HNIs के साथ एक मीटिंग थी जो कि हमने फैसिलिटेट करवाई थी। उस मीटिंग के बाद जब हम होटल वापस लौटे, मैं, राजीव सराफ एंड अरविंद केजरीवाल। राजीव सराफ अरविंद केजरीवाल के IIT के बैचमेट हैं, और पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं थे। Why he was accompanying him? नंबर 1। नंबर 2, जब रात को 10:30 बजे वापस आ गए होटल में, तो मेरे हिसाब से वो उस दिन की आइटिनरी भी वहां पे खत्म हो जाती थी। अब उसके बाद मुझे लगा चलो बैठेंगे, थोड़ा गपशप, जैसे जनरल बातचीत होगी। तो अरविंद ने मुझे कहा कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, और जो कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। एक पब्लिक फिगर जो यूएसए में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एसोसिएशन के इनविटेशन पे एक स्पीच देने आए हैं, उनकी ऐसी क्या कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स थी कि गुरुद्वारे में क्लोज डोर मीटिंग करते हैं, इन एडिशन टू पब्लिक मीटिंग इन द गुरुद्वारा। एंड उस दिन कौन थे वहां पे, आई डोंट नो, क्योंकि 10 साल पुरानी बात है। और नाइट में वो कहाँ गए? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ये सब चीजें, इसको जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास ये मैकेनिज्म होता है इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने का, नंबर 1। नंबर 2, जब अरविंद CM थे पहली बार, जब 1490 की गवर्नमेंट बनी थी, तो ऐसी क्या कंपल्शन थी कि एक सिटिंग CM दिल्ली के, पंजाब के CM होते तो भी 1 मिनट के लिए आदमी सोच सकता है, दिल्ली के CM है आप, और जो ये भुल्लर, जो आतंकवादी, जो जेल में है, जिसको मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, एंड वो खालिस्तानी मूवमेंट के अभिन्न अंग है, उस व्यक्ति की पैरवी, उस व्यक्ति की क्लीमेंसी के लिए आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं प्रेसिडेंट को? और उसके बाद भी आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कभी भी कैटेगोरिकल वे में खालिस्तानी मूवमेंट को क्रिटिसाइज या कंडेम नहीं किया। एंड जब एक जो अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जब 2015 में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, मैं भी उस वक्त हिस्सा था इनका, जब 67 सीटों के साथ एक मैसिव मैंडेट मिला था, तो आप ये ध्यान दीजिए, उसके बाद संजय सिंह एवं एक पत्रकार बंधु जो उस वक्त आम आदमी पार्टी का अभिन्न हिस्सा होते थे, ये दोनों कनाडा जाने लग गए काफी ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, 2015 में सत्ता में आने के बाद। जबकि नाम ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम ले सकते हैं जी, अगर चाहें तो, मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन ये ध्यान दीजिए आप कि NRI सेल का को कन्वीनर कौन है? कुमार विश्वास और मुनीश रायजादा। हमें कभी नहीं बोला गया कि आप कनाडा जाइए, जबकि कनाडा में वॉलंटियरिज्म भी काफी स्ट्रॉन्ग था। लोगों को लगता था कि पंजाब में ये कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि पंजाब में 2017 में इलेक्शन होने थे। 2015 में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी दिल्ली में, 2017 में इलेक्शन होने हैं। मैं पदाधिकारी हूँ NRI सेल का, कुमार विश्वास। अच्छा, मैं तो यूएसए में रहता हूँ, बॉर्डर क्रॉस करके मुझे शिकागो जाना था, शिकागो से डेट्रॉइट या कनाडा जाना था, कभी मुझे बोला नहीं गया। तो ऐसी क्या कंपल्शंस थे कि ये दोनों भाई वहाँ पे जाते हैं बार बार, और कनाडा में हॉटबेड है खालिस्तानी टेररिज्म का। आज पूरी दुनिया में एक ही स्पॉट है जहाँ पे खालिस्तानी समर्थन बड़ा सशक्त है। तो ये सारी चीज़ें
शक पैदा करती हैं। एंड उसके बावजूद भी कई घटनाएं हुई हैं। कुमार विश्वास ने मेरी डॉक्यूमेंट्री ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में कहा भी है कि कैसे अरविंद ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, यदि मैं पंजाब सूबे का सीएम नहीं भी बना तो एक सेपरेट कंट्री का पीएम बनूंगा, यानी कि पंजाब अलग हो गया। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के साथ तो आप बहुत दिनों से हैं, क्या आपको कभी लगा कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि मुझे तो लगा नहीं, 2008-2009 में तो लगा नहीं, माफ कीजिएगा। क्या आपको लगा कि ये व्यक्ति ऐसा भी रंग बदल सकता है? देखिए, अब तो सब कुछ अब पब्लिक के सामने है। आप इनको 2011 से आप मैपिंग कीजिए इन व्यक्ति की, और पिछले 2-3 सालों भी चलते, क्योंकि जब आपने हमारे जैसे लोगों ने आवाज उठानी शुरू की तो लोग मानते नहीं थे। लेकिन अब ये देखिए कि सिटिंग सीएम जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा है, ही इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज रिफ्यूजिंग टू रिजाइन। इवन लालू प्रसाद यादव ने भी रिजाइन कर दिया था। अगर बिहार की राबड़ी देवी सीएम बनी तो दिल्ली की राबड़ी देवी कौन है? सुनीता केजरीवाल। आप कभी मान सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का दंभ भरने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी को पार्टी में थोप रहा है? नैतिकता का तो कोई मतलब ही नहीं है इस व्यक्ति के लिए। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठे आप, तब भी आप रिफ्यूज करते हैं अपनी पोजीशन से रिजाइन करने का। एंड जो शराब घोटाला है, शराब घोटाले में इतना कुछ है, इतना कुछ एविडेंस है कि के कविता को अभी तक वो नहीं मिली, बेल नहीं मिली, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली। कहने का भाव ये है कि बातें करना व्यवस्था परिवर्तन या निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और आपके जो कुकृत्य हैं, जो आपके कृत्य हैं, जो आपके कर्म है, वो बिल्कुल अपोजिट है। तो इट वॉज ए शैम, ये फसाड था इनका, जो कंडक्ट था, जो नारेबाजी थी इनकी, वो एक पॉलिटिकल रेटरिक थी। एंड दिस पर्सन हैज टोटली डिवेटेड फ्रॉम प्रिंसिपल्स। सो आपके क्वेश्चन का जवाब ये कि यस, एब्सोल्युटली, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस। अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या अरविंद केजरीवाल के साथ आपने काम किया और लगातार उन्होंने दगा किया? मैं तो इसे सीधे तौर पर कहता हूं कि अलग अलग मंचों पर अरविंद केजरीवाल कहते कुछ थे। पहले उन्होंने शपथ ली कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और अपने बच्चों की झूठी कस्में खाई, कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि इतना सब करने के बाद, मतलब इतना सब हुआ, और अब वो धीरे धीरे वो सारी चीज, वो सारे कर्म कर रहे हैं जिसको लेकर उन्होंने एक तरीके से हर एक वादा जो किया उसके विरोध में ही काम कर रहे हैं, सीधे तौर पे काम नहीं कर रहे? तो क्या आपको भी लगता है साहब, आम आदमी पार्टी का गठन जिन उद्देश्यों से लेकर हुआ था, ये पूरा मूवमेंट जिन चीजों के लिए बना था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? और खासतौर से अरविंद केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी के साथ या दिल्ली के लोगों के साथ जो दगा किया है, वो मतलब वो ठीक नहीं, सीधे तौर पर। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, यानी कि प्रिंसिपल्स की बात करें आप, संगठन, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा, एक स्टैंड होता है। जिन सिद्धांतों पे पार्टी बनाई गई, उन सभी सिद्धांतों को एक एक करके डिसमेंटल किया गया। डिसमेंटल, आंतरिक लोकपाल को हटा दिया गया, चंदे की पारदर्शिता बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दी गई। एंड उसके अलावा जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी थी, जिसमें कि बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी, वो सब हटा के वन मैन शो बना हुआ है। चंदे की पारदर्शिता तो भयंकर ढंग से इन्होंने उसके साथ खिलवाड़ किया। ये तो इस सिद्धांतों की बात। व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस, दिल्ली आज 10 सालों बाद एक मैसिव प्रॉब्लम में है। दिल्ली के लोग, पीपल, वी आर सफरिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। मैं सरिता विहार में बैठा हूँ, बाहर सड़क पे जाइए, कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है, नाले, कूड़े, प्रदूषित हवा, और जो सिविक एम्यूनिटीज हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। तो इन्होंने सब ढंग से विफल किया है। मैं उस दिन अश्वनी उपाध्याय जी के साथ बैठा था, उन्होंने एक बातों बातों में, वी वर जस्ट कैजुअली टॉकिंग, क्योंकि हम दोनों का बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी से भी है, तो उन्होंने कहा कि अरविंद ने जो किया उससे एक बात निकल के आती कि उसने, यानी कि उन्होंने, अरविंद केजरीवाल के कंडक्ट और बिहेवियर ने जो ईमानदार लोग हैं उनकी राह को कठिन कर दिया गया। एंड दैट सम्स अप एवरीथिंग।
ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया, अब मुझे लगता है कि उसका खामियाजा तमाम ईमानदार लोग और वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया वो उठा रहे हैं। लेकिन वही सर, एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि इनके पाप में, यानी कि ये तमाम जो स्कैम है, लगातार डीटीसी का स्कैम निकल रहा है, खालिस्तानी फंडिंग का स्कैम निकल रहा है, पानी को लेकर स्कैम किया है, बिजली को लेकर स्कैम किया है, लिकर स्कैम किया है, और ये मोहल्ला क्लिनिक स्कैम किया है, हेल्थ सेक्टर का स्कैम, मतलब स्कैम इतना स्कैम किया है कि मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इतना स्कैम या किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा, उसकी सरकार ने। आपको क्या लगता है इसमें सहभागिता किसकी होगी? और सारे राज, क्योंकि आप पार्टी को भी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी जानते हैं, सरकार को भी जानते हैं, आपको क्या लगता है सारे राज किसके पास है? जिसके मुंह खोलने से, या एविडेंस किसके पास है जिसके मुंह खोलने से अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि उनकी आत्मा भी उसी जेल में रहेगी जिसका वजन 2.5 किलो है। बहुत अच्छा बोला आपने। देखिए, पहली बात तो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर नहीं है आम आदमी पार्टी का, मुश्किल से 2-3 लोग चलाते हैं, सब कुछ वहीं पे केंद्रित है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विभव और ये राघव चड्ढा, बाकी सब पेरीफेरी पे बैठे हैं। जो आपको दिखते हैं ना आजकल, वो सब पेरीफेरी पे बैठे हैं। अन्ना आंदोलन के जो लोग एमएलए बन के बैठे हैं, वंदना कुमारी से लेकर राखी बिड़लान, सौरभ भारद्वाज, आतिशी भी शायद उस वक्त है, उसके बाद इमीडिएटली जुड़ गए थे, सोमनाथ भारती ले लीजिए, ठीक है, सोमदत्त को ले लीजिए आप, ठीक है, प्रवीण कुमार को ले लीजिए, दिलीप पांडे को ले लीजिए, दुर्गेश को ले लीजिए, दुर्गेश पाठक, ये सब है सेकंड विंग में आते हैं। जो करता धरता है इनके, जो लिंच पिन या जो किंग पिन है, वो अरविंद केजरीवाल। सारी मशक्कत, सारी जो कुकृत्य है, जो कुक्रम, अरविंद के। क्योंकि जैसा बोला गया कि लीडर अगर गंदा है तो सब गंदे काम होंगे, लीडर अच्छा होगा तो अच्छे काम होंगे। अरविंद का ना तो चिंतन था, ना ही उसकी में कोई इंटेंशन थी, तो सब कहानियां जो कुक्रम वहीं से शुरू हुई अरविंद के। एंड उनके जो इमीडिएट जो एक्सेसरीज है, जो लाइक हेल्प करने वाले, जैसे विभव हो गए, तो ईडी ने उनको पकड़ भी लिया था, उनसे पूछताछ भी की। इसमें जो एक और ब्लैक होल है ना, वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जैसे लोग भी आए थे सत्ता की मलाई खाने, इनको कोई मतलब नहीं था। संजय सिंह, दिस काइंड ऑफ इन्होंने, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ा मेरे चेहरे पे आपको दिखेगा कड़वाहट, नथिंग पर्सनल, लेकिन उन्होंने एक मूवमेंट को किल किया, इन्होंने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, यंगस्टर्स का फ्यूचर खराब किया। इसलिए जब मैं एज ए भारतीय, एज ए नेशनलिस्ट, एज ए सिटीजन सोचता हूँ, तो समाज इनको माफ नहीं करेगा और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो इन्होंने जो दोगलापन किया व्यवस्था परिवर्तन के नाते, अन्ना जी को तो छोड़िए, अन्ना जी के साथ तो धोखा किया, लेकिन एक आस बंधी थी कि चलो कोई अच्छा होगा, उसको भी किल किया। ये राघव कहाँ है आजकल? राघव चड्ढा, आपको तो पता होगा, आपके तो लिंक्स है ही। ये राघव चड्ढा आखिर है कहाँ? और क्या ये कौन सा पैसा है साहब? ये कौन सा बिटकॉइन का पैसा है? क्या कर रहे हैं राघव चड्ढा? आंखों का ऑपरेशन तो हो गया होगा, आप तो पेशे से डॉक्टर भी हैं, और मुझे लगता है इतना तो आपको ज्ञान होगा, या फिर मैं सीधे तौर पर कहूँ, मुझ जैसा तो आप इसके बारे में जीरो ज्ञान तो होगा नहीं, आप इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। क्या आंख का ऑपरेशन करवाने के बाद इतना समय तक आदमी गायब रहता है? आखिर ये चड्ढा है कहाँ? कुछ आपको नहीं लगता कि कुछ 420 हो? जो आई ऑपरेशन के लिए वो यूके गए, सो कार्ड आई ऑपरेशन के लिए, उतनी ही फाइन सर्जरी इंडिया में टैलेंट भी है, अवेलेबल हॉस्पिटल्स भी है। शंकर नेत्रालय से लेकर दुनिया भर के यहाँ पे सब एक्सपर्टीज है। ऐसा कोई प्रेसिंग इश्यू नहीं था जिसकी वजह से उनको वहां जाना पड़ा। शादी हो चुकी है, अब उनको अपने निजी स्वार्थों का भी, और पत्नी के आने के नाते उनकी इक्वेशंस, उनकी वहाँ पे जो प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो चुकी है। एंड वैसे भी जो स्वार्थ के लिए आते हैं सबसे पहले छोड़ते हैं, जो सिंकिंग बोर्ड को कौन सबसे पहले छोड़ता है? चूहे वहां से जंप लगाते हैं। तो वो कहानी है इनकी। ये तो माना जा सकता है, लेकिन एक और बड़ा सवाल, अहम सवाल, जिस लिकर पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, और आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं और आप दिल्ली के टैक्स पेयर हैं सीधे तौर में, आपको आम आदमी पार्टी से
या आपकी पार्टी से या फिर आपके प्रोफेशन से, आपके मूवमेंट से नहीं जोड़ पाऊँ। क्या आपको लगता है कि लिकर पॉलिसी जो हुआ है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो बनाई थी, उसमें दिल्ली वाले ठगे गए, बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ, उस करप्शन को छुपाने के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किया गया। आज भी वो जेल में है, तो जेल में अब अभिषेक मनु सिंघवी जब भी कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे, आपके और दिल्ली वाले के टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल होता है। तो यानी कि दिल्ली वाले ठगे गए दिल्ली वाले के पैसों से, और दिल्ली वाले जिसने ठगा उसको बचाने के लिए दिल्ली वालों का ही टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। जो मेरी वेब सीरीज है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, उसमें एक गीत है, क्योंकि आपने खुद ही उन शब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोल के छली गई तू, झूठ बोल के छली गई तू, छली गई तू। ये कैलाश खेर का सॉन्ग है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में। आप अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं, 20-30 सेकंड का क्लिप। तो दिल्ली के साथ बिल्कुल वही हुआ है। लीकर स्कैम में कुछ बुनियादी मुद्दे ऐसे हैं जिसको देख के समझ आ जाता है। अब यदि आप न्यूट्रल वे में इसको असेस करें, तो न केवल जो आपने बताया कि महंगे महंगे वकीलों के साथ ही जिस ढंग से सत्ता का मिसयूज कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स का मनी अपने वकीलों को दिए जा रहे हैं ताकि अपने को डिफेंड कर सकें, दिस इज मिस यूज ऑफ पावर। क्योंकि करप्शन यहाँ हुई है, स्ट्रॉन्ग वे में हुई है। इन्होंने जो साउथ लॉबी थी, साउथ लॉबी के एमपी या जो के कविता पकड़ी गई, उनको बेल नहीं मिली। मनीष सिसोदिया को आज तक बेल नहीं मिली। संजय सिंह इसलिए बाहर है क्योंकि ईडी ने उस बेल को अपोज नहीं किया। बट यदि आप देखें तो 10 से 12 आईएएस ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स को सस्पेंड किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने, जब वो फाइल उनके पास आई न्यू एक्साइज पॉलिसी की, तो चीफ सेक्रेटरी के दिमाग में रिंग अलार्म उठे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये पॉलिसी तो अजीब सी लगती है। तो कहानी ये नहीं कि किसी विसल ब्लोअर ने या किसी आम आदमी ने मुद्दा उठाया, ये मुद्दा चीफ सेक्रेटरी ने उठाया, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ गलत पॉलिसी मत बन जाए। एंड एक और पॉइंट कहना चाहता हूं कि जब इसमें कुछ दाल में काला नहीं था, तो मनीष सिसोदिया ने उस पॉलिसी को रिट्रैक्ट क्यों किया? उसके अलावा सफिशिएंट डिस्कशन इस मुद्दे पे हो क्योंकि चुकी है। ये पॉलिसी पंजाब में भी थी, ऐसी ही पॉलिसी पंजाब में थी। तो अगर यहाँ गड़बड़ है तो पंजाब में क्यों इसको वापस लेना पड़ा? बड़ा सवाल ये है ना कि पंजाब में इसको क्यों वापस लेना पड़ा। अच्छा, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को बेहतर समझते हैं, आपकी पीएचडी है साहब, क्या ये जो पंजाब का कनेक्शन है, पार्टी पंजाब में सत्ता में आई, उसके पीछे आपको क्या लगता है किस तरीके से फंडिंग की गई, पैसा कहां से आया? और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में आई है, तो इसके दाव पेच के थे क्या? क्योंकि उस वक्त के चुनाव को आपने देखा होगा, किस तरीके से पूरा चुनाव मैनेज किया गया। गोवा के चुनाव के बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो। देखिए, पंजाब में इनको बहुत अच्छी फंडिंग मिली, अच्छी मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा मिला इनको। पंजाब के जो इलेक्शंस जब हुए उससे 2 साल पहले ही माहौल बनना शुरू हो चुका था। असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, 2017। और उसके बाद इनको कनाडा से काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी लोगों ने आके सपोर्ट किया। उसमें किस किस्म के एलिमेंट्स थे, डिफिकल्ट टू से, लेकिन पंजाब में खूब सपोर्ट मिला। और फिर 2017 में इनको 20 सीटें मिली। वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बन गए, लेकिन इनकी होप ये थी। एंड जैसा कि ट्रांसपेरेंसी में आप देखेंगे, कुमार विश्वास बता रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो अरविंद उस 20 सीटों के नतीजे को बचा नहीं पाए। ही वॉज वेरी अपसेट, वेरी एंग्री, डिजेक्टेड थे वो। नॉट ओनली डिजेक्टेड, ही वॉज एंग्री ऑन दिस। फिर इसके बाद 2023 में जो इलेक्शन हुए, तब तक इन्होंने अपना किला मजबूत किया। पिछले 5-7 सालों में इन्होंने जो सिंपैथी लेने की कोशिश की प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ, वो एक क्लासिकल स्टोरी है। क्योंकि आप इफ यू कनेक्ट द डॉट्स यू विल सी कि इन्होंने हॉबनॉब किया खालिस्तानी समर्थकों के साथ। एंड अभी भी आपको पता है कि विध्वंसक ऐसी डिवाइसिव शक्तियां बैठी हैं विदेशों में जो चाहती है कि इंडिया के टुकड़े हों। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये किसी ट्रेटर की ही निशानी है कि वो एक ऐसे मुद्दे के साथ खेलना चाहता है जिसका उसको पता है कि वो गलत है, वो अनैतिक है, देशद्रोही है, लेकिन ही इज प्लेइंग विद दैट। व्हाट एल्स शुड आई से अबाउट इट? नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, अच्छा
क्या एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगते हैं कि वो लोकसभा की सीटें हो, विधानसभा की सीटें हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस, उनकी सीटों पर कुछ ना कुछ फायदा, कुछ बेनिफिट उठाते थे, कुछ पैसों के तरीके से या कुछ और तरीके से। क्या ऐसी खबरें आपको भी पता चली? क्या ऐसी सूचना आपको भी लगी? विदाउट एनी डाउट जब पहली राज्यसभा की सीट इनके हाथ में आई, किसको गई? सुशील गुप्ता को। सुशील गुप्ता ने, जो कि कांग्रेसी थे उस वक्त, वो अजय माकन के पास गए। अजय माकन को उन्होंने इस्तीफा लिख के दिया। ये अजय माकन ने खुद एक्सप्लेन किया। अजय माकन के पास गए, कहते हैं कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा देके आम आदमी पार्टी में जा रहा हूँ। अजय माकन वाज शॉक्ड। वो कहते क्या, व्हाट आर यू डूइंग? कहते आप देख, ये शब्द है गुप्ता जी के। उन्होंने कहा सर जी आप देखते जाओ। 40 दिन बाद गुप्ता जी, अपने ये वाले गुप्ता जी, पंजाबी बाग वाले। अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ गया। पंजाबी बाग वाले गुप्ता जी 40 दिन बाद राज्यसभा में हो गए। पहली राज्यसभा की सीट किसको गई? एक धनपति मनी बैग को, जो कि आम आदमी पार्टी से किसी ढंग से कनेक्टेड नहीं है। अब मैं आपको कैसे प्रूव करूं कि यहाँ पे पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ? सेकंड सीट संजय सिंह को दी, और उसके बाद सारी सीटें बेची गई। एक को एक एमपी उठा के देख लीजिए इनका राज्यसभा का, सब सीटें पंजाब से भी बेची गई। लवली यूनिवर्सिटी के व्यक्ति को देख लीजिए, किसी को, 2-3 अपने संस्था के लोगों को, अगर मतलब पार्टी के लोगों को भेजा गया तो अलग बात है, अदरवाइज एवरी सीट हैज बीन सोल्ड। एंड दिस इज द क्लासिकल केस अबाउट राज्यसभा सीट्स, कि किस प्रकार से पार्टी अपने आप को वो करती। अब हेलीकॉप्टर में, जेट प्लेन में घूमने का क्या मतलब है अरविंद केजरीवाल? वो तो ओला उबर है ना, भगवंत मान तो इनके ओला उबर थे। अब कहीं जाना है तो अब दिल्ली का जो सीएम है वो ग्लोरीफाई मेयर है, इससे ज्यादा तो उसके पास पावर है नहीं, ना संसाधन है। पैसा बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे? तो ओला उबर है ना। भगवंत मान को किस लिए चुना है? कि वो गाड़ी लेकर आएंगे और ले जाएंगे सारी चीजें। अच्छा मनीष सर, एक और बड़ा आरोप ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल लालू विरोधी है, कांग्रेस विरोधी है। वो बात अलग है कि आज उन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन में है। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो सत्ता पर कौन बैठेगा, यानी कि सीएम कौन बनेगा? क्या अरविंद केजरीवाल वो आलीशान घर जो करोड़ों अरबों रुपए का है, क्या वो किसी और को देने को तैयार होंगे? क्या राबड़ी देवी बनेंगी सुनीता केजरीवाल? सुनीता पार्टी पर शिकंजा किसका होगा? सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राबड़ी देवी एस्टेब्लिश हो चुकी है। आई कॉल हर राबड़ी देवी 2.0। नंबर 1। नंबर 2, सारी मुशक्कत इसी बात की है कि सत्ता न छोड़ी जाए। जो व्यक्ति जेल में बैठ के पुटिंग every discretion to the winds, he still refusing to resign। और अपनी पत्नी को देखिए, पूरे आम आदमी पार्टी के सिस्टम पे एक लेडी आके छा चुकी है, मतलब थोपी गई है। रैलीज को देख लीजिए आप, डिसीजन मेकिंग को देख लीजिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? लोकतंत्र के हिसाब से भी शर्मनाक बात है। कोई पद नहीं है उनके पास, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई पार्टी की मेंबर नहीं है, तो इससे ज्यादा शॉकिंग और शर्म की बात क्या हो सकती है? तो सारी कहानी इनकी यही है कि जो 60 करोड़ रुपए इन्होंने लगाया शीश महल को बनाने में, टैक्स पेयर्स के मनी को, उसके बावजूद भी विदाउट एनी शेम ही इज ट्राइंग टू सेव दैट। इससे ज्यादा क्या कहना चाहिए? पार्टी पे कब्जा किसका रहेगा महाराज? पार्टी की कब्जा जब तक इनका बस चलेगा, ये पार्टी छोड़ेंगे नहीं। सुनीता केजरीवाल तो यहाँ बैठी हैं, उधर संजय सिंह की अपनी लड़ाइयाँ हैं। तो ये देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। खुलेआम इनका। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको श्रीकांत, मुझे लगता है पार्टी पे कब्जे की बातें इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि दिस पार्टी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन डिसइंटीग्रेटिंग, कोलैप्सिंग। इनका नैतिक प्रोजेक्ट तो खत्म हो चुका था कई साल पहले। द मॉडल प्रोजेक्ट ऑफ आम आदमी पार्टी वाज डेड द मोमेंट उन्होंने चंदे की लिस्ट के साथ खिलवाड़ किया। क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से खिलवाड़ करेंगे तो आपका कोलैप्स होना ही है सिस्टम। लेकिन अब ये ऐसा कुछ बचा नहीं है। आने वाले समय में ये पार्टी इतिहास के पन्नों में खो जाएगी। तो इसलिए जिनको लगता है, जो थोड़े बहुत गीदड़ बैठे जाएंगे कहाँ? ये चुने हुए विधायक कहाँ जाएंगे? अभी देखिए, और क्या जनता देख नहीं रही है? क्या दिल्ली की जनता देख नहीं रही है इनके सारे ये
420 काले कारनामे? देखिए, पहली बात तो 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे लोकसभा के, अब से लगभग 1 महीने बाद, तो पता चलेगा। एंड आने वाले समय में इनको कितना जेल में रहना पड़ता है, कितना नहीं, ऑल दीज थिंग्स विल डिसाइड दिल्ली के इलेक्शन जो 2025 में होने हैं फरवरी। लेकिन क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी भी चला रहे हैं, ये फ्रीबीज की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और एक चस्का लगा दिया है दिल्ली वालों को, माफ कीजिएगा मुनीष सर, चस्का लगा दिया है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, वो मिल नहीं रहा होता एक्चुअली, वो मिल नहीं रहा होता। अगर जमीन पर आप देखेंगे तो वो मिल नहीं रहा होता है, क्योंकि उसके बाद अगर आप एक कोटे के ऊपर जाते हैं, एक लाइन के ऊपर जाते हैं, तो आपको कितना पैसा भरना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसका तो ईश्वर ही मालिक है। लेकिन ये फ्री बीज की पॉलिटिक्स जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए, दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और देश की राजनीति के लिए कितना हानिकारक है? काफी घातक है, काफी घातक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब एंटाइटलमेंट्स देते हैं आप किसी भी वर्ग को, तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि आप कामकाज मत कीजिए, हम आपको ऐसे फ्रीबीज देते रहे, आप निकम्मापन का एलिमेंट्स उनमें डालते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने आदत लगाई है और एक प्रकार से गंदा कंपटीशन तैयार किया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आके उससे अपेक्षा थी कि पॉलिसी, क्योंकि राज्य की नीति, पॉलिटिक्स इज राजनीति, राज्य की नीति कैसी हो उस पर आप पॉलिटिक्स के माध्यम से काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से इन्होंने ब्लेटेंटली सिस्टम को मिसयूज किया, लोगों की भावनाओं को मिसयूज किया, तो उससे लोगों को, लोकतंत्र में उनकी आस्था भी उनसे उठती है। और जब लोकतंत्र में लोगों की आस्था उठने लग जाए तो वो लोकतंत्र रहता ही नहीं, क्योंकि देन पीपल बिकम सेल्फ सेंटर्ड, यथा राजा तथा प्रजा। मुनीष जी, क्योंकि आप स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, दिल्ली में ये जो कुकुर मुत्तों की तरह पाथ लैब निकल गए हैं अलग अलग, और इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला, हाईकोर्ट भी कह रहा है इस बात को, और कहा है कि साहब कैसे इन पाथ लैब को हम हरी झंडी दे दें, इनको एस्टैब्लिश करने में क्या सरकार का हाथ नहीं है, और किस तरीके से बड़े पैमाने पर 420 हुई है इस चीज को लेकर। तो पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी आपकी है, एक्टिविस्ट भी हैं आप, और आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप समझते हैं, तो क्या आपको लगता है ये बहुत बड़ा करप्शन का मौजूद है? देखिए, जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, 2015 की बात कर रहा हूँ, तो शपथ ली थी, उसी शपथ के दिन मुझे सत्येंद्र जैन जी का फोन आया, क्योंकि मैं भी उस वक्त आम आदमी पार्टी का हिस्सा था। मैं उस दिन शिकागो में था बाई चांस। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप आ जाइए, अपन दिल्ली की सेवाओं को फिक्स करेंगे। उसके बाद मैं आया, अगले 2-3 दिन में मैं वापस आ गया था। मैं अगले काफ़ी समय तक, आने वाले काफ़ी महीनों तक दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री का मेडिकल हेल्थ एडवाइज़र था। मैं बड़ी बड़ी बातें की गई, मोहल्ला क्लिनिक को बैठ के भी हमने वहाँ पे एनविसेज किया, उस कॉन्सेप्ट को हमने आमने सामने बैठ के उसको लैपटॉप पे उसको काइंड ऑफ एनविसेज के उसको बनाया, उसकी रूपरेखा बनाई। लेकिन उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की, EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, जो कि यूएसए में बड़े नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में, बिकॉज एवरीथिंग इज पेपरलेस थ्रू EMR। तो वो बातें की गई, बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं इंप्रूव करेंगे, NRIs को इन्वॉल्व करेंगे, NRIs को स्टेक होल्डर बनाएंगे। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं काफ़ी, एंड इट वाज जस्ट ए मियर हाइप। बेसिकली ये लोग पैसा बनाने के चक्कर पे लग गए, एड्स पे इनकी गवर्नमेंट चलने लगी, बिल बोर्ड्स पे, और इनकी प्रायोरिटी जो थी कि देश बदलने की, अच्छा शासन देने की बजाय ये पैसा बनाने में लग गए। और उसी का नतीजा निकला कि सत्येंद्र जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए। अगर ये हम्बल वे में जनता के मैंडेट को अगर ये मानते, तो स्वास्थ्य सेवाओं में और हेल्थ सर्विसेज में टेंजिबल इंप्रूवमेंट मिलती है। आज आप MCD आज ही देख लीजिए ना, 10 साल की पुरानी बातें छोड़िए कि इन्होंने 10 साल में क्या किया या क्या कर सकते थे। आज MCD में तो डेली कलेक्शन होती है ना, आप डिनाई नहीं कर सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया आपको। MCD की खासियत ये है कि डेली टोल टैक्स के रूप में शाम को आपको पता चल जाता है कि गल्ला आपका कितना भरा है। इट्स ए रियल मनी कमिंग टू यू एवरी सिंगल डे टोल टैक्स के माध्यम से। और आप देख लीजिए MCD की सर्विसेज,
दिल्ली के 3 बड़े पहाड़ है जो गार्बेज के, ओखला, गाजीपुर एंड भलसवा, वैसे की वैसे खड़े। आप सड़कों पे निकल जाइए, कूड़ा करकट की बेहाली हुई पड़ी। और ये ऐसा काम है जो आप स्पष्ट ठीक ढंग से कर सकते हैं, मतलब करेंगे तो दिखेगा। लेकिन शैली ओबराय को देख लीजिए, वो इस वक्त भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में बिजी है। एंड एमसीडी इज अ डेन ऑफ करप्शन। एमसीडी के में काम नहीं होते, एमसीडी के स्कूल और हॉस्पिटल्स की हालत भी खराब है। उसी प्रकार से क्योंकि क्वेश्चन आपका स्वास्थ्य सेवाओं से था, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्रेस कर सकते थे ये लोग, लेकिन इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशन नहीं है, ये बात भी है। और ये जो एक मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, जिनका काम पीसी मंत्री है, वो सुबह से लेकर शाम तक वो पीसी करती है। मार्लोना मुझे लगता है मार्क्स और लेनिन से बड़ा इंस्पायर्ड है उनके जो भी काम है। खैर बहरहाल, तो क्या लगता है कि मंत्री काम क्यों नहीं करते? अरविंद केजरीवाल ने क्या इनको काम नहीं करना और काम करते हुए दिखाने का ठेका दे रखा? जिस तरीके से पूरी दिल्ली ठप है। और मनीष जी, क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उन फाइलों पर सिग्नेचर नहीं करते हैं जिन फाइलों पर उनको सिग्नेचर करना चाहिए? तो ये जो श्रूरपना है, यानी कि ये जो चालाकी, नहीं कहूंगा, चालाक तो लोग होते हैं, ये जो मक्कारी है, ये अरविंद केजरीवाल में कैसे आप इसे देखते हैं कि यार वो मुख्यमंत्री होते भी कभी सिग्नेचर नहीं करते हैं, यानी कि फंसने के तमाम उपाय से दूर रहते हैं। और अब जब लिकर में उस पूरे करप्शन में आम आदमी पार्टी ही एक पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी को अगर कोलैप्स किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को सर्वे सर्वा होने के कारण अगर इस पूरे केस में अंदर डाला जा रहा है, तो ये मक्कारी को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आतिशी मार्लेना का वास्तव में ही मार्क्सिस्ट एंड लेनिन से इंस्पायर्ड थे। उनके माता पिता ने उनका नाम मार्क्सिस्ट और लेनिन से मिला के मार्लेना दिया। जब चुनाव लड़ने की एक सिचुएशन पैदा हुई तो उनको लगा कि तो लेफ्टिस्ट का लेबल लगेगा, तो उन्होंने अपना नाम आतिशी सिंह रख लिया, क्योंकि उनके पति का नाम परवीन सिंह है। और जब आम आदमी पार्टी में इन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था तो परवीन सिंह भी आते थे साथ में मीटिंग्स में, ठीक है ना। अब उनका बैकग्राउंड में क्या रोल है मुझे नहीं पता। सेकंड ये था कि जो मक्कारी और जो व्यक्ति अपने गुरु के साथ यानी कि अन्ना जी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जिसने सिस्टमेटिकली सब लोगों को एलिमिनेट किया, यानी कि पार्टी से हटाया, एलिमिनेशन का मतलब। उसके अलावा मयंक गांधी के जो कुछ बाइट्स हैं हमारी वेब सीरीज में, चंदाबंद सॉरी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में आप देखेंगे, मयंक गांधी को अरविंद कहते थे कि मुझे सोचने समझने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद बोल सके। ये बात नोट करने वाली है। प्लस आप इनके कैबिनेट स्ट्रक्चर पे देखिए, 2014 में और 2015 में। 2015 में जब 67 सीटें मिली, 3 सीटें नहीं मिली बस, बाकी सारी 70 में से 67 सीटें मिली। जो मंत्री बनाए गए उसमें आप देख लीजिए कि उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड एजुकेशन वाले, क्वालिफिकेशन वाले लोग साइड पे बैठे थे। जिनको पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं बनाया गया, जिनको पहली बार 49 डेज गवर्नमेंट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया, जिनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, 67 सीटें मिलने के बाद उनको क्यों नहीं बनाया गया, ये सोचने वाली बात है। फिर सत्येंद्र जैन एक कॉमन कड़ी क्यों थे? क्योंकि सत्येंद्र जैन एक व्हीलर डीलर है, उनको पता है कि चीजें कैसे की जाती है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो उस हिसाब से बड़े स्मार्ट व्यक्ति हैं, उनको पता है कि कौन सी चीज कहाँ कैसे की जाती है। तो ही वाज ए कांस्टेंट फीचर इन हिज कैबिनेट। फिर आपने इसीलिए बहुत स्मार्ट है जी, बहुत स्मार्ट है, इसीलिए जेल में ही है। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। क्या लगता है ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और कल की डेट में या कल ही आने वाला फैसला, अगर उनको रिहाई मिल जाती है केवल इस बिहाफ पर कि साहब चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में आम आदमी पार्टी के वो लीडर है और साहब उनको इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, कैंपेन करने के लिए रिहाई मिल जानी चाहिए, और तो आप इसे किस तरीके से देखेंगे? क्या एक नई परिपाटी नहीं शुरू हो जाएगी साहब? मेरी पान की दुकान होगी या परचून की दुकान होगी और मैं जेल चला जाऊंगा तो मैं कहूंगा साहब मेरा धंधा बर्बाद हो रहा है, और तमाम लोग चुनाव लड़ने लगे और कहें साहब मुझे कैंपेन करने के लिए चाहिए, और मुझे लगता है साल भर चुनाव होते रहते हैं।
कभी विधायकी का, कभी ग्राम पंचायत का, कभी काउंसलर का, कभी मेयर का, कहीं भी पूरे देश में कोई कहीं की भी चिट्ठी भर दे, पर्ची भर दे और वहां चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से जमानत ले ले। मैं तो वास्तव में शुक्रगुजार हूं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट की जो माननीय जजों पर जो कुमति आ चुकी थी, कुमति आखिरकार वो टल गई। नहीं तो उनका तो पूरा जो एक पर्सपेक्टिव था वो तो मान के चल रहे थे कि हमने तो बेल देनी है। बोलने लगे कि बेल देंगे तो आप ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे। ये तो शुक्र है कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आया होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया बेल देने, जो आपने एग्जांपल दी कि बेल देने से तो ये नुकसान हो जाएगा। तुषार मेहता नहीं होते कल तो बेल मिल गई होती। तुषार मेहता ने उनको समझाया कि आप कर क्या रहे हैं, जो आपने अभी पॉइंट बोले वो वैसी पॉइंट वहां बोलेगा नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट जो कि गलत प्रेसिडेंट सेटअप हो जाता कल, उससे देश को कल निजात मिली। बहुत बड़ी त्रासदी से बच गया देश। मुझे लगता है कल और बच जाए, कल कुछ ऐसा एक्टिविज्म ना निकले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल आपने अपना जो एक तरीके से कीमती समय है उसमें से समय निकाल कर मुझे दिया, और अरविंद केजरीवाल के काले कारनामे, आम आदमी पार्टी का भविष्य और दिल्ली की राजनीति पर आपसे बेबाकी तरीके से चर्चा हुई। और मैंने भी सीधे सपाट सवाल पूछा, घुमा फिरा के मैं सवाल करता नहीं कभी, मैं आम आदमी की तरह सवाल पूछता हूँ। वो बात अलग है कि मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूँ और ना मेरा आम आदमी पार्टी से कोई मतलब है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, इसलिए आम आदमी की तरह ही सवाल पूछता हूँ। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपकी सेवा लेंगे, फिर किसी दिन आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, किसी मुद्दे पर फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। और तब तक दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर मुनीश रायजादा की वो डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहां से उस लिंक पर जाकर उनकी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं और इनको ट्विटर पे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। लगातार मनीष जी सत्य की आवाज उठाते रहते हैं, इसीलिए पार्टी में अलग है, क्योंकि अगर ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के हिसाब से चलते तो मुझे लगता है विधायक नहीं तो मंत्री तो होते ही होते। तो अगर कुछ नहीं है और आम आदमी पार्टी को छोड़कर अलग से भारतीय जनमानस के लिए लड़ रहे हैं मुनीष जी, तो वाकई ये एक बड़ी बात है और ये इनको इसके लिए साधुवाद और शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फिर किसी दिन मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।